इस तस्वीर में दिख रहा इंसान आपको एक सिंपल साउथ अफ्रीकन सोल्जर दिख रहा होगा, जिसका हंसता हुआ चेहरा देखकर आप कभी भी इसके दरिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकोगे। अगर आप हिटलर और स्टालिन जैसे लोगों को बेरहम लीडर्स के तौर पर देखते रहे हो तो बेशक आप ईदी अमीन को अब तक नहीं जानते होंगे। इसके क्रूर कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसका सबसे घिनौना काम था इंसानों का मीट खाना। जी हाँ, ये जिन लोगों को मारता था तो कभी कभी उनके मीट को कच्चा खा जाता था या फिर लाशों से घंटों बातें करता हुआ उन्हीं के साथ सो जाता था। 70s के टाइम में युगांडा में मौत का दूसरा नाम था ईदी अमीन। इसने हथियार रखने के लिए युगांडा में बिल्डिंग बनवाई, लेकिन यहाँ हथियार नहीं रखे गए। यहाँ रखे गए ईदी अमीन के बंधक, जिन्हें वो बुरी तरीके से मारता, पीटता, उनके खून बहाता और अंत में उन्हें काट देता या बिजली से इलेक्ट्रीफाई करवा के मार देता। इसका बंदी कोई भी हो सकता था, चाहे वो इसका रेवलरी हो या इसका अपना ही आदमी या सोल्जर। इसके पागलपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने अपनी चौथी पत्नी से तलाक लेने के 1 साल बाद उसे प्रेगनेंसी की हालत में इसी कारागार में बुलाकर काट कर मार डाला। इसने अपने 8 साल के डिक्टेटरशिप में 5 लाख से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार डाला। ईदी अमीन का जन्म 1925 में कोबोको नाम की एक जगह में हुआ था। अमीन के पिता का नाम एंड्रियस नायाबीर था, जो रोमन कैथोलिज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, और इसने अपना नाम अमीन दादा रख लिया। जब इसका पहला बेटा जन्मा तब नायाबीर ने इसे ईदी अमीन नाम दिया। जल्दी ही ईदी अमीन के माँ बाप अलग हो गए और तब अमीन की माँ इसे अपने साथ लेकर बैम्बू सिटी में आ गई। शहर में गुजारा करना आसान नहीं था, ऊपर से भयानक गरीबी थी। अब खाने के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे थे, तो पढ़ाई का खर्चा अमीन की माँ कैसे उठा पाती। इसीलिए अमीन की माँ उसे ज्यादा नहीं पढ़ा पाई। लगभग 4th क्लास तक पढ़ने के बाद अमीन पैसे कमाने के काम में लग गया। कई सारे छोटे मोटे काम करने के बाद उसने किंग्स अफ्रीकन राइफल्स ज्वाइन कर लिया, जो कि उन दिनों ब्रिटिश कोलोनाइजेशन आर्मी का विंग था। अमीन का जन्म काकवा ट्राइब में हुआ था। वहाँ के लोग नेचर के काफी करीब होते थे। उनके जीने और रहन सहन का तरीका काफी अलग था। वो जानवरों को मारकर उसका खून पी जाया करते थे, उसके मीट को कच्चा खा लिया करते थे। कई सारे रिचुअल्स में कुर्बानी देना और मार काट इस ट्राइब के लिए बड़ी बात नहीं थी। ऐसी एनवायरनमेंट में बड़े होने की वजह से अमीन भी काफी खूंखार स्वभाव का था, और जैसे जैसे उसे पावर मिलता गया उसका ये हिंसक स्वभाव बढ़ता गया। 1946 में इसने आर्मी ज्वाइन की, जहाँ इसे किंग्स अफ्रीकन राइफल में बावर्ची का काम दिया गया। इसने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत वफादारी दिखाई। इसके क्रूर व्यवहार को देखते हुए अंग्रेजों ने इसे आर्मी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। अंग्रेजों को लगा कि एक लोकल आदमी जो अपने देश के लोगों के प्रति इतना क्रूर है, वो इनके आर्मी में सोल्जर का काम अच्छे से करेगा। किंग्स अफ्रीकन राइफल्स ब्रिटिश आर्मी का वो हिस्सा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे विद्रोह को खत्म करने का काम किया करता था। इसी साल इसे सेना के सेवा के लिए केन्या भेज दिया गया, जहां इसने 1949 तक गिलगिल में भी काम किया। अमीन की लंबाई तकरीबन 6 फुट 4 इंच की थी और ये दिखने में भी काफी हट्टा कट्टा था, जिस वजह से ये दूसरे किसी भी साधारण व्यक्ति से काफी मजबूत दिखाई देता था। ब्रिटिश सेना ने इसकी वफादारी और इसकी कद काठी देखते हुए इसे रग्बी खेलना और वेट लिफ्टिंग करने की ट्रेनिंग भी दी। ब्रिटिश आर्मी में काम करने के दौरान ये 1951 से लेकर 1960 तक हेवी वेट चैंपियन रहा। जब अंग्रेजों ने इसे अपने ही देश के लोगों के खिलाफ निर्दयी एक्शंस लेते हुए देखा, तब उन्होंने इसे सोमाली रेबल्स के खिलाफ जंग लड़ने के लिए नॉर्थ केन्या भेज दिया, जहां इन्होंने 1952 में केन्या के माओ माओ विद्रोह के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और बड़े ही बेरहमी से लोगों को मारा। इस विद्रोह को दबाने में अमीन ने बहुत खून खराबा मचाया। लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ने लगा, उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगा। यहाँ से वापस आने के बाद अंग्रेजों ने इसे पहले कॉर्पोरल और फिर सार्जेंट के तौर पर प्रमोट कर दिया। अमीन को लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर वफादार देखकर 1959 में उसे 2nd क्लास रैंक का वारंट ऑफिसर बना दिया गया, जो उस वक्त ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए हाईएस्ट आर्मी पोस्ट मानी जाती थी। इसी साल अमीन युगांडा वापस आया और 1961 में इसे कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। ये डेजिग्नेशन अब तक केवल 2 ही अफ्रीकन्स को दिया गया था। इन्हीं दिनों अमीन ने पूरे युगांडा में आतंक का कहर मचा दिया था।
इसके खूंखार स्वभाव पूरे देश में हो रहे थे। 1960 खत्म होते होते इसने पूरे युगांडा पर अपना सिक्का जमा लिया था। कहते हैं कि शैतान हमेशा जोड़ी में रहता है और ऐसा ही कुछ हुआ युगांडा में भी, जब इदी अमीन और ब्रिटिश आर्मी के एक हाई रैंक ऑफिसर मिल्टन ओबोटे की मुलाकात हुई। इन दोनों ने ही ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी में काफी नाम कमाया था और अपने ही लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ मार दिया था, जिससे इनकी लॉयल्टी पर अंग्रेजों को अंधा विश्वास था। इसी वक्त इन दोनों ने मिलकर अफ्रीका से सोने और आइवरी, जिसे हाथी का दांत कहते हैं, उसकी स्मगलिंग शुरू कर दी। चूंकि दोनों ही हाई रैंक ऑफिसर्स थे तो इन्होंने इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजी कारतूसे, बुलेट्स और गन्स की भी स्मगलिंग शुरू कर दिया, जिससे कि ये बहुत पैसा कमाने लगे थे। 1960 खत्म होते होते तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इनके कारनामों पर शक हो गया था, तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से इन दोनों की जांच की मांग की थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा युगांडा अपने फ्रीडम को लेकर सड़कों पर उतर आया था और इसी बात का फायदा उठाते हुए ओबोटे ने अपने आप को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया और लोगों में फ्रीडम का होप जगाने लगा। वही इदी अमीन इस दौरान युगांडा छोड़कर यूके भाग निकला। 1962 में युगांडा को आजादी मिली और मिल्टन ओबोटे इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना और इदी अमीन डेप्यूटी कमांडर बनाया गया। 1964 में आर्मी पर अमीन के प्रभाव को देखते हुए इसे कमांडर ऑफ आर्मी बना दिया गया और इसी दौरान ओबोटे ने युगांडा की प्रेसिडेंसी हासिल कर ली। इस पोस्ट पर अमीन ने 6 साल काम किया, जिसके बाद 1970 में इसे कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस बना दिया गया। इस वक्त तक इदी अमीन और युगांडा के प्राइम मिनिस्टर मिल्टन ओबोटे के बीच बेहद गहरी दोस्ती थी, लेकिन ओबोटे की प्रेसिडेंसी हासिल करते ही अब अमीन का दिल जलने लगा। एक वक्त पर दोनों दोस्त रहे थे, ऐसे में अमीन को ओबोटे के अंडर काम करना कैसे मंजूर होता। इधर ओबोटे ने अपने दिमाग में एक वहम पाल रखा था कि अमीन कभी भी उन्हें धोखा नहीं देंगे, पर ऐसा था नहीं। अमीन और ओबोटे दोनों ही पावर और पैसों के लिए भूखे थे। ऐसे में अमीन को ओबोटे के अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं आ रहा था। इदी अमीन मिल्टन ओबोटे को हटाकर युगांडा के प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा था, पर मिल्टन ओबोटे के रहते ऐसा पॉसिबल नहीं था। ऐसे में अमीन ने सत्ता को पाने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग 1 दशक तक आर्मी को लीड करने के बदौलत अमीन ने आर्मी को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया था, जिसके लिए उन्होंने काकवा, लुगबारा, साउथ सुडानीज जैसे माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स के लोगों को फोर्स में शामिल करना शुरू कर दिया। वो इन लोगों को ट्रेन करता, पर्सनली उनके साथ उठता बैठता और पूरे फोर्सेस को अपने फेवर में करने की कोशिश करता। अमीन ने 1968 तक आर्मी के अंदर अपने लोकल लोग जो नाइल रीजन के थे उन्हें काफी बड़े संख्या में भर्ती कर लिया। लगातार माइनॉरिटीज को ट्रूप्स में रिक्रूट करने की वजह से युगांडा की सारी फोर्सेस में अब माइनॉरिटीज की संख्या बढ़ चुकी थी। ये माइनर्स अमीन को भगवान से कम नहीं मानते थे। इसके बाद मौका पाते ही 1969 में ओबोटे के ऊपर अमीन ने जानलेवा हमले की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और ओबोटे सतर्क हो गया। इस हमले के ठीक बाद ओबोटे को लग गया कि अमीन को सारे फोर्सेस का चीफ बनाना उनके लिए भारी पड़ सकता है और इसीलिए उसने अमीन को डिमोट कर दिया और अब अमीन सिर्फ आर्मी चीफ बना दिया गया। इस फैसले ने अमीन को और खतरनाक बना दिया। अब उसके जीने का मकसद बन गया था ओबोटे को जान से मारकर खत्म करना और युगांडा की गद्दी हड़पना। इस बीच अमीन आर्मी चीफ रहते हुए अपने बटालियन से मिलता, उनके साथ खाता पीता और उनसे अच्छे रिलेशंस बनाता। इतना ही नहीं, इसी डिमोशन के दौरान वो आम जनता के बीच जाता, जहां वो उनके दुख दर्द को सुनता और उनसे वादा करता कि वो उन्हें सुखी बनाएगा। आम जनता और माइनॉरिटी को आर्मी में बहाल करके वो उनकी लॉयल्टी भी जीत रहा था। वो लोगों को धीरे धीरे ओबोटे के सरकार के खिलाफ भड़काने भी लगा और आम जनता का मसीहा बन बैठा। चूंकि ओबोटे की इमेज पहले से ही जनता के बीच अच्छी नहीं थी और ऊपर से इनके स्मगलिंग की कहानियां भी जनता को पता था। ऐसे में जब ओबोटे के दोस्त अमीन खुद ही जब उसकी बुराई करने लगा तो लोगों को पूरा यकीन हो गया कि ओबोटे एक करप्ट नेता है और युगांडा को उससे मुक्ति दिलानी है।
ऐसे में जब ओबोटे 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर में हो रहे कॉमनवेल्थ समिट मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तभी युगांडा में अमीन ने अपने वफादार ट्रूप्स के सहारे एयरपोर्ट, ओबोटे का घर और सारे मेन रोड्स को ब्लॉक कर दिया। ओबोटे की खराब इमेज थी ही, ऊपर से जब अमीन ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ली तो लोगों ने ईदी अमीन को ही अपना नेता मान लिया। 1971 को अमीन खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित करते हुए कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी बन गया था और तब शुरू होता है ईदी अमीन का रेन ऑफ टेरर। इसने सबसे पहले ओबोटे को देशद्रोही और गद्दार बताकर एग्जाइल दे दिया और उसने ये घोषणा करवा दी कि जो भी लोग ओबोटे को सपोर्ट करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। ईदी अमीन ने प्रेसिडेंट बनते ही कई तरह के बदलाव शुरू कर दिए। गवर्नमेंट हाउस का नाम बदलकर द कमांड पोस्ट रख दिया। फिर इन्होंने देश के इंटेलिजेंस एजेंसी जनरल सर्विस यूनिट का नाम बदलकर स्टेट रिसर्च ब्यूरो रख दिया, जिसका हेडक्वार्टर कंपाला में रखा गया, जहां आगे जाकर लोगों को टॉर्चर किया जाने लगा। इसी बीच इसने प्रोफेशनल किलर्स की एक आर्मी तैयार करवाई, जिनका एक ही काम था और वो था लोगों को शक के आधार पर जान से मार देना। इसी दौरान ईदी अमीन ने जिंजा और बरारा के लोगों को बड़े बेरहमी से मरवाया। 1972 में ओबोटे तंजानिया में थे, जहां उन्होंने 20,000 रेफ्यूजीज को लेकर एक आर्मी बनाई और युगांडा पहुंचते ही इन्होंने ईदी अमीन की सेना पर हमला कर दिया। लेकिन इनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस हमले से बौखलाया अमीन युगांडा से सिर्फ शक के आधार पर लोंगो और अचोली कम्युनिटी के लोगों को जान से मरवा देता है। इस समुदाय से लगभग 5,000 सोल्जर्स और 10,000 से ज्यादा आम नागरिक होते हैं, जिन्हें गद्दार मानकर अमीन मौत के घाट उतार देता है। ईदी अमीन युगांडा में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहा था। किसी भी दूसरे रिलीजन या कम्युनिटी को मानने वाले लोग या तो मार दिए जाते थे या उन्हें जेल में डालकर टॉर्चर किया जाता था। अमीन के दरिंदगी का शिकार धीरे धीरे सभी होने लगे, जैसे रिलीजियस लीडर्स, एथनिक ग्रुप के मेंबर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स और वो सब लोग जो पढ़े लिखे समुदाय से बिलोंग करते थे। इन लोगों को मरवाकर ये नाइल रिवर में फेंक देता था, जिससे कि एक बार नाइल नदी पर बना विक्टोरिया डैम लाशों से जाम हो गया था। इसके घर में इसने अंडरग्राउंड तहखाने बनवाए थे, जिसमें ये जिन लोगों पर भी शक करता था उन्हें पकड़ पकड़ कर लाता था और उन्हें तरह तरह से टॉर्चर करके मार देता था। कई बार तो ये लोगों के हाथ पैर काट देता था, उनके होठ काट देता था और उन्हें तड़पा तड़पा के गैस चेम्बर में डालकर मार देता। औरतों के जेनिटल्स और ब्रेस्ट वगैरह जैसे अंगों को काट कर उनसे घंटों बातें करता और अंत में उन्हें भी मार देता। लोगों को मारने के लिए इसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, गैस चेम्बर्स, इलेक्ट्रिफाइड वाटर टैंक्स जैसी भयानक चीजें बना रखी थी। ये सब सुनकर अगर आपको नाजी कैंप्स याद आ रहे हो तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अमीन को ये प्रेरणा कहां से मिली थी। ये एडोल्फ हिटलर को आइडियलाइज करता था और इसका मानना था कि हिटलर ने जोश के साथ ठीक किया और वैसा ही बर्ताव उसे अपने देश के लोगों के साथ करना चाहिए। इसके दिमागी पागलपन का हद तो तब पार हुआ जब 1972 की एक सुबह इसने उठकर घोषणा कर दी कि एशियंस अब युगांडा को खाली कर दे। The Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after the whole Kampala street is not full of Indians. Administration in those shops is run by the Ugandans. Uganda is for Ugandans only का नारा उसने युगांडा के गली गली में फैला दिया। इसने कहा कि एशियंस और यूरोपियंस को हटाना मेरा डिसीजन नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मेरे सपने में आकर कहा है कि इन लोगों को देश से भगाओ, क्योंकि ये लोग देश की पूरी इकोनॉमी को लूट रहे हैं। 4 अगस्त 1972 तक ईदी अमीन द्वारा एक फरमान जारी की जाती है, जिसे ऑर्डरिंग द एक्सपल्शन नाम दिया गया। इसमें 50,000 लोगों को चुना गया जो एशियंस थे और जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। फिर 60,000 उन लोगों को चुना गया जो युगांडा के नागरिक नहीं थे। इनमें से कई लोगों को मार दिया गया और कई लोग डर से देश छोड़कर दूसरे जगहों पर चले गए। अमीन के डर के मारे लगभग 1 लाख लोगों ने रातों रात युगांडा खाली कर दिया। जो लोग युगांडा छोड़कर नहीं गए उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। उन्हें पकड़ के 4 दीवारियों में डाल दिया गया, जहां ना तो हवा आने का रास्ता था और ना ही बाहर भागने का।
इन तहखानों के दरवाजों को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था, जिससे कि ट्रेसपासिंग करने वाले बिजली के झटकों से मारे जाते। ऐसी स्थिति में लोगों का दम घुट गया। कुछ लोगों को पकड़ के उसने हाथ पैर काट दिए और उन्हें जिंदा मगरमच्छ के आगे फेंक दिया। इसकी ऐसी बर्बरता देखकर अब युगांडा के सिटीजन्स भी डरने लगे। इनके प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रीज और फर्म्स को अमीन ने अपने अनट्रेन्ड आर्मी के हाथों सौंप दिया, जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो गई। एक टाइम पर एशियंस और यूरोपियंस द्वारा 90% इकोनॉमिक सपोर्ट युगांडा को मिल रहा था, जिसे अपने फैसले से अमीन ने बर्बाद कर दिया और जिसके बाद युगांडा की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाती है। अभी तक युगांडा में जो कुछ भी हो रहा था उसे बाहर के काफी कम देश ही जानते थे। बट 1975 में अमीन ने युगांडा के फाइनेंस मिनिस्टर इमैनुअल ब्लायो वाकवेया को और 1977 में युगांडा के हेल्थ मिनिस्टर हेनरी कियम्बा को कंट्री से एग्जाइल दे दिया। इसके बाद ये दोनों लंदन में आके सेटल हो गए, जहां इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था अ स्टेट ऑफ ब्लड। इस किताब में कियम्बा ने अमीन द्वारा किए गए कई सारे घटनाओं का खुलासा किया। वहीं दूसरी ओर 1976 में अमीन ने खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया। शुरुआत में अमीन को वेस्टर्न कंट्रीज से काफी मदद मिल रही थी। एक समय में इजराइल और जर्मनी भी इनके काफी अच्छे दोस्त थे। जब ओबोटे युगांडा के प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने 80 ब्रिटिश कंपनीज को गवर्नमेंट के अंडर कर दिया, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज को ओबोटे से खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि इनके इस डिसीजन में यूएसएसआर की फ्लेवर नजर आ रही थी, जो कई कैपिटलिस्ट कंट्रीज को बिल्कुल मंजूर नहीं था। और इसी कारण से ये सभी देश अमीन के प्रेसिडेंसी से सहमत थे। अमीन के इनिशियल प्रेसिडेंशियल डेज में इजराइल और यूनाइटेड किंगडम ने फोर्स और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों ही तरह से मदद की, जिसके बाद 1971 में ईदी अमीन दोनों ही कंट्रीज में एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट की सहायता मांगने गए, बट दोनों ही देश ने वेपन्स देने से मना कर दिया। इस बात से अमीन बौखला गया और उसने इसके बदले जो किया उससे इंसानियत शर्मसार हो गई। इसने कई हजार इजरायलीज को बंदी बना लिया और उनका खुलेआम जेनोसाइड कर दिया गया। इस बात पर अमीन ने कहा था कि इस जेनोसाइड की सही जगह जर्मनी होनी चाहिए थी, जहां उसके रोल मॉडल अडोल्फ ने कभी जोइश को मरवाया था। जब युगांडा द्वारा इंडियंस को देश से बाहर कर दिया गया तो भारत भी खफा हो गया और यही काम यूनाइटेड किंगडम ने भी किया, जिसके बाद दोनों ही देशों ने युगांडा से इकोनॉमिक रिलेशंस तोड़ दिए। बट युगांडा को इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त इसकी मदद लिबिया, यूएस और यूएसएसआर कर रहा था। 1973 में सोवियत को युगांडा में इंटरेस्ट नजर आने लगा, क्योंकि इस समय पर केन्या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में था और इसे बराबर करने के लिए यूएसएसआर तंजानिया में चाइनीज इन्फ्लुएंस लाना चाहता था, जिसके बाद सोवियत यूनियन युगांडा का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बन गया। 1977 में अमीन के अत्याचारों से परेशान होकर युगांडा लिबरेशन मूवमेंट के लोग, जो कि युगांडा आर्मी के सोल्जर्स थे, उन्होंने ऑपरेशन मफूता मिंगी शुरू किया, जिसका एकमात्र एम था ईदी अमीन की सरकार को खत्म करना। इस ग्रुप को युगांडा की बिजनेस फैमिलीज फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। इस लड़ाई से ईदी अमीन को काफी चोटें आई थी, लेकिन उसने किसी तरह अपनी प्रेसिडेंसी बचा ली। लगातार देश के अंदर बढ़ते हुए तनाव के माहौल का जिम्मेदार कई लोग अमीन को मान रहे थे। वहीं युगांडा के कई जाने माने चेहरे जैसे बिशप लुवम, मिनिस्टर्स ओरिएमा और ओबोत उफुम्बी को जब अमीन द्वारा मरवाया गया तो हालात और बदतर हो गए। आर्मी से पकड़ छूटने की वजह से अमीन अदरीसी को मानते थे और 1978 में अदरीसी का कार एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें इलाज के लिए कायरो जाना पड़ा। इनके युगांडा से बाहर निकलते ही अमीन ने इन्हें वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के डेजिग्नेशन से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद लोगों में यह बात फैल गई कि अदरीसी के एक्सीडेंट के पीछे अमीन का ही हाथ था। देश के अंदर ही अमीन के फॉलोअर्स की संख्या काफी कम हो चुकी थी और जब अदरीसी से उनकी पावर्स छीन ली गई तो उनके कई आर्मी फॉलोअर्स ने अमीन के खिलाफ बगावत कर दी, जिससे युगांडा के फोर्सेस में ही वॉर शुरू हो गई, जहां अमीन के सोल्जर्स अदरीसी के फॉलोअर्स पर भारी पड़ने लगे। तब अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अमीन इन रेबेलियंस को तंजानिया के बॉर्डर्स पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद अमीन ने तंजानिया पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार अमीन की ये तानाशाही उस पर भारी पड़ गई। तंजानियन आर्मी ने युगांडा की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया
और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने कंपाला को कैप्चर कर लिया। जब देश पर मुसीबत आई और तंजानिया का कब्जा युगांडा पर हो गया, तब ऐसी स्थिति में अमीन देश को अपने हाल पर छोड़कर भाग निकला। युगांडा से भागकर ये लीबिया पहुंचा, जहां किसी तरह ये 1 साल तक छुपा रहा। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया चला गया। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली ने इसे संरक्षण दिया, लेकिन सऊदी की सरकार ने उन्हें किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्शन से दूर रहने को कहा, ताकि अरेबियन गवर्नमेंट पर किसी भी तरह का सवाल ना उठाया जाए। जिसके बाद अमीन ने यहाँ करीबन 10 साल गुजारे। 1989 को इन्होंने बिना किसी को जानकारी दिए अरब छोड़कर अपने बेटे के पास सेंट्रल अफ्रीका जायर चले आए, जहां उन्होंने युगांडा को वापस जीतने के लिए एक रेबेलियन फोर्स का गठन करने लगे। बट इन्हें जल्द ही जायर की सरकार ने अपने हिरासत में ले लिया और इन्हें सऊदी वापस भेजने लगे, क्योंकि इन्होंने सऊदी के नियम कानून का उल्लंघन किया था। इसीलिए सऊदी अरेबिया अब इन्हें रखना नहीं चाहता था। बट जब सारे कंट्रीज ने इन्हें अपने पास रखने से डिनाई कर दिया, तो सऊदी अरेबिया ने इन्हें वापस से अपने देश बुलाया, जहां इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस शर्त पर गुजारी कि अब ये कभी भी किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्शंस में नजर नहीं आएंगे। सऊदी अरेबिया में रहते हुए ही अमीन की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से